कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्या बायोलॉजी चैप्टर 3। हालांकि इससे पहले हमने बायोलॉजी चैप्टर 2 भी किया हुआ है। चैप्टर 2 में हमारे पास क्या था, जो मानव जनन स्वास्थ्य है, ये जनन स्वास्थ्य है, ये मानव जनन था। ठीक है, तो चैप्टर 2 के सारे पीडीएफ पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट किए हुए हैं। चैप्टर 1 के 4 पार्ट बने हुए हैं। हमारी प्ले लिस्ट में जो बायोलॉजी क्लास 12 में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सारे टॉपिक क्लास वाइज मिल जाएंगे। हालांकि उसमें है बहुत सारे क्वेश्चन, अन्य भी वीडियोज पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन बाद बाकी ये सीरीज से जब आपको पढ़ना हो तो आप यही पढ़ लें, बस पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, आप देखिएगा। लेकिन वो अभी जरूरत पड़े तो अभी पढ़ सकते हो, आप नहीं पढ़ना हो तो उस वक्त आने पर पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य से। जनन स्वास्थ्य में हमारा पहला क्वेश्चन है, उल्ब वेधन क्या होता है? जानते हैं आप उल्ब वेधन क्या होता है? उल्ब वेधन को दूसरा नाम होता है घातक लिंग परीक्षण होता है। उल्ब वेधन का दूसरा नाम क्या होता है? घातक लिंग परीक्षण। अब लिंग परीक्षण क्या होता है, तो मैंने आपको किसी समय गर्भ झिल्लियां पढ़ाया था। चैप्टर 2 में आपको गर्भ झिल्लियां पढ़ाया, 4 प्रकार की होती हैं। मैंने योग सेक होती है, अपना को पीतक कहते हैं, जिसे पीतक कोष कहते हैं। दूसरी क्या होती है, जो इसमें अमनियोटिक द्रव होता है, अमनियोटिक होती है, अमनियन झिल्ली होती है। तीसरी कोरियान झिल्ली होती है। चौथी एलेंटाइस होती है। कोरियान और एलेंटाइस ये दोनों मिलकर के क्या बनाती? गर्भनाल बनाती। जैसे हमने आपको बताया था, आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रयास ये करता हूँ कि इस तरीके से समझा दूँ कि आपको याद करना ही ना पड़े, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि याद किया तो फिर क्या पढ़ने से फ़ायदा निकला। देखिए क्या होता है, हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। उल्ब वेधन किसे कहते हैं, क्या प्रोसेस होती है? देखो, गर्भ झिल्लियों के बारे में मैं आपको यहीं से सिखाऊंगा। उल्ब वेधन किसे कहते हैं, टोटल डिटेल आपको मैं समझाने वाला हूँ। बस थोड़ा सा हमें अवसर दीजिएगा। देखो, अभी पहले आपको गर्भ झिल्लियाँ बताते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम गर्भ झिल्ली भी पढ़ेंगे तो हमारे बेहतर समझ में आएगा। बस हम चित्र इसका निकाल लें फिर झिका लें। देखो, ये होता है गर्भ झिल्लियाँ। क्या होता है गर्भ झिल्लियाँ, आपको अब इसके बारे में हम समझाते हैं कि ये सब क्या है। ये गर्भ झिल्लियाँ हैं। गर्भ झिल्ली क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन। देखो, देखिए जरा एक बार समझ के चलिएगा, शायद आपको क्लियर समझ में दिख रहा होगा ना। तो देखो, गर्भ झिल्लियाँ क्या होती है, हमने बताया 4 प्रकार की गर्भ झिल्लियाँ। ये जैसे ये क्या है, ये एक बच्चा है, एक शिशु है। ध्यान से समझ के चलिए, ये क्या है, शिशु है। और शिशु के पास से यहाँ पे जिसमें शिशु गर्भाशय के अंदर जहाँ पे रहता है शिशु सुरक्षित, तो वहाँ पर एक द्रव भरा रहता है। ये टोटल तरल पदार्थ होता है, नीले नीले रंग का होता है। तो इसका नाम होता है एमनियन द्रव। जो तरल होता है इसको एमनियन द्रव कहते हैं, एमनियोटिक सेक कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियन द्रव कहते हैं। तो ये जो झिल्ली होती है जिसमें एमनियन द्रव भरा रहता है, इसको एमनियन झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियन झिल्ली होती है। ठीक है, झिल्ली। अच्छा, एमनियन झिल्ली का काम क्या है? इसमें एमनियोटिक द्रव भरा रहता है और इस द्रव के अंदर बच्चा रहता है। तो बच्चा जो है, द्रव की वजह से बच्चा शुष्कता से बचा रहता है, गर्मी से बचा रहता है। और दूसरी बात, अगर कोई अचानक कोई पेट पे से मार भी दे तो सबसे पहला प्रहार कौन बर्दाश्त करता है? ये द्रव बर्दाश्त करता है, बच्चे को चोट से बचाता है। ठीक है, एमनियन द्रव हो गया। दूसरा नंबर, इसमें एक झिल्ली होती है पीले रंग की, जैसे हमारे में पेनक्रियास नहीं होता शरीर में, ठीक वैसे एक ऐसी झिल्ली हुआ करते हैं। हम इसलिए आपको दोबारा समझाया करते हैं कि ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन आया, चैप्टर 2 का हम चैप्टर 3 में साथ में लेके चल रहे ताकि आप बेहतर समझ सके। तो इसको क्या बोला करते हैं? इसको एमनियन झिल्ली कहते हैं। क्या नाम हुआ था? इसको पीतक कोष कहते हैं, योग सेक कहते हैं। और पीतक कोष पहले नंबर झिल्ली होती है। इसका काम क्या होता है? ये केवल रक्त का निर्माण करती है। पीतक कोष जो होती है ये रक्त का निर्माण करती है। और एमनियन झिल्ली
भ्रूण को शुष्कता से बचाती है, प्लस बाह्य आघातों से रक्षा करती है। ठीक है, तीसरा नंबर, यहीं पे एक चारों तरफ एक झिल्ली होती है, ये इस टाइप की एक झिल्ली होती है, या ये वाली आप मान लो। ठीक है, ये नीली नीली कलर, ये दिख रहे कलर, ये क्या होती है, कोरियान झिल्ली होती है। इसको क्या बोला जाता है, कोरियान। कौन सी, ये वाली बनी है पीली वाली जो चारों तरफ से। ठीक है, ये कोरियान झिल्ली होती है। कोरियान झिल्ली क्या करती है, ये रुधिर वाहिनियां हो गई, रुधिर वाहिनियां, लसिका ग्रंथियां, इन सभी का निर्माण जो होती है कोरियान झिल्ली करती है। तो इसका मतलब कोरियान जब रक्त वाहिनियां बनाएगी तो रक्त भ्रूण को भोजन प्रदान करना, भ्रूण को उत्सर्जन कराना, भ्रूण के लिए श्वसन देना, ये सारे कार्य इसी कोरियान झिल्ली के होते हैं। और इसीलिए कोरियान झिल्ली, चौथा पॉइंट होता है हमारे पास, जो चौथा पॉइंट क्या होता है, जो हमारी चौथी झिल्ली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलेंटॉयस बोला करते हैं। एलेंटॉयस यहाँ पे इन्होंने दिखाई है, नहीं दिखाई है, इन्होंने एब्रेली कॉर्ड बोला हुआ है, एलेंटॉयस नहीं दिखाई है। तो चौथी झिल्ली कौन सी होती है, ये वाली झिल्ली जो होती है नीले नीले रंग की आपको दिख रही होगी, ये वाली झिल्ली, ये एलेंटॉयस होती है। और एलेंटॉयस और कोरियान, ये दोनों झिल्लियां जब मिलती हैं तब बनाती है गांठ, इस टाइप की एक नाल बनाती है। और इसी को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, आहार, इसको गर्भनाल कहते हैं। और गर्भनाल जो होती है, इसी से पोषण, माँ के गर्भाशय से जो है बच्चे का कनेक्शन जुड़ा रहता है। तो कोरियान झिल्ली और कौन सी, एलेंटॉयस, दोनों झिल्लियां मिलकर के क्या बनाती है, गर्भनाल बनाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि उल्वेदन क्या होता है, या दूसरा नाम बोले घातक लिंग परीक्षण क्या होता है। तो ये याद रखिएगा, जब भी लिंग परीक्षण किया जाता है तो ये मत सोचना कि वो लोग क्या करते होंगे कि एक बच्चे को जो अल्ट्रासाउंड करते होंगे और मशीन में उसके लिंग की जांच करते कि लड़का है या लड़की है, ऐसा नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं कि इसी अमनियोटिक द्रव को, सीरीज के माध्यम से एमनियोटिक द्रव को निकाल लेते हैं। और इस द्रव में क्या होता है कि बच्चा भ्रूण रहता है तो इसमें कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो उनका जब ये अध्ययन करते हैं, अगर वो क्रोमोसोम से XX निकला तो लड़की और XY निकला तो लड़का है। तो बस इसी ऐसे इसका उल्वेदन किया जाता था, लिंग परीक्षण किया जाता था। पहले क्या इसका उपयोग शुरुआत में क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो है काफ़ी घातक बीमारियों से, पता चलता है बच्चे में जो है कई सारी घातक बीमारियां हैं, पेट से बाहर आएगा तुरंत वो मर जाएगा गर्भाशय से बाहर आते ही, तो फिर क्यों उसको 9 महीने तक पाला जाए। गर्भ में ही पता लगा लिया जाता है कि बच्चे को बचाना नामुमकिन है, तो उसको गर्भ को नष्ट कर दिया जाता है। या कोई हम लोग बात करें कि क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई आनुवंशिक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक भी किया जा सकता है, तो वो लोग तुरंत इससे जांच करते हैं एमनियोटिक सेक्स से, और जांच करने के बाद उसको बीमारी को निदान कर देते हैं। लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग होने लगा है। आजकल क्या किया गया कि हमारा भारत क्या पुत्र प्रधान देश है, यहाँ पे पुत्र को वरीयता दी जाती है, पुत्रियों को नष्ट किया जाता है। कहीं न कहीं एक या दो है, ठीक है, ज़्यादा होती तो लोग गर्भ समाप्त करवा देते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि अब लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और वो इसका उल्वेदन करवाते हैं, और जैसे पता लगता है कि लड़की है तो गर्भ को गिरवा देते हैं। एक जिंदा बच्चा, जिंदा जागता बच्चा जो है मार देते हैं, तो एक हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं। तो इसीलिए अब इस पर ऑब्जेक्शन भी लगाया जाता है, केवल वैलिड हॉस्पिटल के माध्यम से ये किया जाता है। तो इसी को बोला करते हैं हम लोग, उल्वेदन कहते हैं, घातक लिंग परीक्षण कहते हैं। तो देखिएगा क्या हुआ घातक लिंग परीक्षण, एक बार समझना। उल्बेदन क्या होता है, वह तकनीक जिसके द्वारा माता के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव, कौन सा निकाला जाएगा, अब आपको याद रहेगा एमनियोटिक द्रव कहाँ होता है। तो माता के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव का कुछ हिस्सा सीरीज द्वारा निकाल लिया जाता है। इसमें फीट्स या भ्रूण आप बोल दो, कोई बात नहीं। इसमें फीट्स की कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका में होते हैं क्या, गुणसूत्र होते हैं, जिन पर क्या होता है, जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की जांच की जाती है। इसमें आनुवंशिक संरचना का भी अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिक और उपापचयी विकारों का भी पता लगाया जाता है, बीमारियां, विकारों में बीमारी। ठीक है, इस जांच का मुख्य उद्देश्य केवल यही था कि गर्भाशय में बच्चे के विकारों का पता लगाना, बीमारियों का पता लगाना, और जिससे गर्भपात का आधार मिल सके कि हाँ अगर घातक बीमारी है, बच्चा आगे जिंदा नहीं रहेगा तो उसको 9 माह तक ना रख के सीधे पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि गर्भपात कराया जा सके। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल इसका दुरुपयोग होने लग गया, जिससे लिंग का पता लगाकर मादा भ्रूण की हत्या की जा रही है। ये सब गलत है। ठीक है, भ्रूण सामान्य होने पर भी गर्भपात करा दिया जाता है, क्योंकि हमारा देश पुत्र प्रधान है। यहाँ पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे लिंगानुपात असंतुलित हो रहा है, और इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। अब अगर पता लग जाए घातक लिंग परीक्षण, तो इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल पर भी जुर्माना होता है, गार्जियंस के लिए भी सजा दी जाती है। तो ये सब इसीलिए किया गया क्योंकि आजकल लोग इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया है। तो ये होता है हमारा उल्बेदन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
पूरा नाम लिखना है। ये क्वेश्चन कई जगह आए हुए हैं, मैंने 10 ईयर विद्या का अवतार कई क्वेश्चन कई से उठाए हुए हैं, जो शॉर्ट फॉर्म नहीं पूछे जाते हैं, ये वही फॉर्म है, ठीक है। तो इनको याद जरूर कर लेना। आईवीएफ जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, पात्र निषेचन इसको कहते हैं, इसी को बोला करते हैं टेस्ट बेबी ट्यूब, टेस्ट बेबी ट्यूब। पात्र निषेचन यानी एक पात्र में निषेचन, कहीं गर्भाशय में नहीं होगा, यूटेरस में निषेचन नहीं होगा, कहाँ होगा, एक पात्र फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, नहीं होगा फैलोपियन ट्यूब में, पात्र में अलग नली में निषेचन कराया जाएगा। इसी को आईवीएफ कहते हैं। आपने कई जगह अब तो कृत्रिम गर्भाधान आईवीएफ लिखा होता है, लगातार गाय भैंस वगैरह इनका गर्भाधान कराया जाता है, तो जगह जगह पे बैनर लगे रहते, पर्चे लगे रहते, ठीक है। तो वही है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है गिफ्ट होता है, GIFT, जी फॉर गैमेट होता है, गिफ्ट और जिफ्ट ये आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। गिफ्ट और जिफ्ट, जिफ्ट माने जाइगोट होगा और जी माने फैलो क्या होगा, गैमेट होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, बस यहीं से कनेक्शन इनका मिल जाएगा। गिफ्ट है तो क्या होगा, गैमेट, ठीक है। आई से क्या होगा, क्या नाम, गिफ्ट है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, कहाँ गैमेट होता है, गैमेट को सीधे फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाए तो इसको गैमेट फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। और जिफ्ट ZIFT जो होता है उसको क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी बिल्कुल खाली गैमेट और जाइगोट का डिफरेंस होता है गिफ्ट जिफ्ट में, बाद बाकी इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ही रहता है। वहाँ पे युग्मनज अंताफैलोपियन स्थानांतरण होता है, ये भी नाम लोगों में सेम होता है, ठीक है। होता है आईयूडी, आईयूडी क्या होता है, ये अंतः गर्भाशय यंत्र होता है। आईयूडी किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि कॉपर टी का प्रयोग जब कहा जाता है, कि जो हम लोग पढ़ा करते हैं, क्या नाम उसका, कॉपर टी का प्रयोग किस में पढ़ा करते हैं, ये इसका क्या नाम बात करते हैं, जो आज के समय में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में, तो वहाँ पे बताते हैं कॉपर टी वगैरह इनका सभी का प्रयोग किया जाता है। तो देखो कॉपर टी क्या होता है, कॉपर टी एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है, एक कैसा होता है, गर्भाशय अंतः गर्भाशय यंत्र होता है। कैसे होता है गर्भाशय यंत्र, देखना इसमें एक अंतः गर्भाशय यंत्र होता है और इसमें क्या किया जाता है, एक नली टाइप की होती है, क्या मिलेगा, ये होती है, देखिए एक बार समझना इसको, ये कॉपर ट्यूब हुआ करती है। कॉपर ट्यूब में क्या होता है कि इसको एक गर्भाशय के पास फैलोपियन ट्यूब के पास लगा दिया जाता है, तो ये अंडाणु से शुक्राणु का समेकन रोक देता है, और जब ये समेकन रोक देगा तो इससे क्या होगा, भ्रूण का निर्माण नहीं, निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये होता है कॉपर टी, ध्यान से देखिएगा। तो कैसे देखो कॉपर टी लगाया जाता है, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ पे ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब। शायद चित्र आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्लेम नहीं तो फिर अभी क्लियर चित्र दिखा रहे हैं, नहीं दिख रहा है लोगों में, काफी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है कि ये हो गया हमारा गर्भाशय हो गया, यहाँ से गर्भाशय मार्ग हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गई फैलोपियन ट्यूब, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब को काटा जाता है, इसीलिए महिला नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहते हैं, और उसमें बेस को काटा जाता है, शुक्राणु नलिका को काटा जाता है, इसलिए इसको बैसेक्टोमी कहते हैं। और यहाँ पे एक यंत्र जैसा होता है कापर का, ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ इधर भी बंद कर दिया, इधर भी बंद कर दिया। अब यहाँ से ओवाम तो बनेगा, ओवाम आएगा इधर, और आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे उसका मार्ग बंद हो गया, 24 घंटे से ऊपर ओवाम जिंदा रह नहीं पाएगा, तो इसका मार्ग जब बंद होता है तो वो यहीं पे नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यहाँ क्या होगा, इधर से शुक्राणु, जब आप निषेचन होगा, निषेचन के बाद में क्या होगा, यहाँ शुक्राणु भागेंगे, शुक्राणु ऊपर तक जाएंगे, यहाँ भी घूमेंगे शुक्राणु, पहले तो यहीं पे नहीं घुस पाएंगे, और अगर घुस भी गए तो इधर तो घूमेंगे, लेकिन यहाँ वो प्रयास करेंगे, मगर वो यहाँ पर जो है इस पर नहीं टकरा पाएंगे, क्योंकि रास्ते में मार्ग उनका बंद होता है। तो इसी को हम कॉपर टी कहते हैं। ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है, आईयूडी होता है, इसी को आप क्या बोला करते हैं, आईयूडी बोला करते हैं। इसका चित्र इस टाइप का होता है, ये देखो दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे चित्र है कॉपर टी के। तो देखो भाई, हाँ फिर अगले तो ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है, अंतः गर्भाशय यंत्र, अंतः गर्भाशय यंत्र क्या हुआ, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। तीसरा होता है एमटीपी, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप क्या देखते हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन है, चिकित्सा द्वारा समाप्त कर देना। इसको आईटीपी का, एमटीपी का जो है क्वेश्चन भी एक आता है कि चिकित्सा समापन क्या किया जाता है, कि कभी कभी बलात्कार होता है, बलात्कार है, रेप केस है, और इसी तरीके से आप लोग बात करें अनचाहा गर्भधारण, पता चला 3 बच्चे हैं उसके बाद भी गर्भधारण हो रहा है, तो उसको नष्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था के लिए एमटीपी कराया जाता है। एमटीपी में वो क्या करेंगे, वो पहले दवाई रख करके भ्रूण को नष्ट कर देंगे, मार देंगे अंदर ही, मारने के बाद में उसकी सफाई कर देंगे, इसी को एमटीपी कहते हैं। एबॉर्शन आप लोग बात करते हैं हिंदी में, आप जानते हैं, आप जो शुद्ध भाषा में जानते हैं एबॉर्शन जानते हैं कि एबॉर्शन कराना, या कभी कोई गैंग रेप हो गया, गैंग रेप के दौरान या इसमें क्या होता है कि अचानक जो है कोई गर्भधारण हो गया, अब उसको नष्ट कराना है, तो उसको वो क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। मेडिकल क्या बोलेंगे इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भता का चिकित्सीय समाप्त, चिकित्सा द्वारा समाप्त करा देना, ठीक है, इसी को एमटीपी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन। अब इसको आगे मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होता है पात्र निषेचन क्या होता है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पात्र निषेचन किसे कहते हैं, अब इसको थोड़ा देखते हैं। पात्र निषेचन क्या होता है, इसको एक बार समझ के चलिएगा थोड़ा इसको। तो पात्र निषेचन क्या होता है, एक बार देखना कि पता चलता है कि गर्भाशय निषेचन तो कर लेता है, निषेचन करने के बाद भ्रूण भी बनता है, लेकिन गर्भ धारण करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती है, या गर्भाशय गर्भ धारण तो कर सकता है लेकिन उसमें निषेचन की क्षमता नहीं होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि 2 दंपति, पति पत्नी, पता चलता है शादी के 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि या तो पत्नी में जो है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, या पति में, या कहीं ना कहीं उनके शुक्राणु इतने कमजोर है, पति के दुर्बल है, कि वो जो है अंडाणु में ओवम में समेकन ही नहीं कर पाते, निषेचन नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है कि पुरुष के शुक्राणु को अलग इकट्ठा किया जाता है, और माँ का जो स्त्री होती है, स्त्री का ओवम अंडाणु अलग इकट्ठा किया जाता है, और इन दोनों को एक परख नली के अंदर, एक परख नली में इनका क्रॉस कराया जाता है। जब वहां बहुत सारे शुक्राणु पर एक साथ छोड़ जाते हैं, तो कोई न कोई एक प्रभावी शुक्राणु हो जाता है, और शुक्राणु प्रभावी होते ही निषेचन हो जाता है। निषेचन होगा, जैसे 8 कोष के गुण से तो जो भ्रूण बनेगा, तो तुरंत उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, 32 कोष की बनता, ट्रांसफर कर दिया, जिसी को पात्र निषेचन कहते हैं। तो पात्र निषेचन क्या होता है, देखिए जरा, संतान विहीन दंपतियों को बच्चे न पैदा होने वाले, संतान विहीन जो दंपति होते हैं, बच्चे न पैदा होने वाले दोष का पता लगाकर उसे दूर करना, या कुछ विशेष तकनीक द्वारा बच्चा पैदा करने में मदद करना ही सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होगा कि संतान विहीन जितने दंपति होते हैं, उनके पहले तो दोषों का पता लगाया जाता है, या किसी अन्य विधि का प्रयोग करके उनको संतान की उपलब्धता या संतान की प्राप्ति कराना ही क्या कहलाता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसकी निम्न विधियां होती है। स्टार्टिंग में सबसे पहली विधि हमारी है पात्र निषेचन, यानी टेस्ट बेबी ट्यूब है, टेस्ट बेबी ट्यूब, परख नली शिशु। क्या होता है परख नली में, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, शुक्राणु होंगे और अंडाणु होंगे, दोनों को क्या किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इन विट्रो का मतलब परख नली में अलग, इनको दोनों को अलग निकालेंगे, और शरीर से बाहर इनका एक परख नली में निषेचन कराया जाता है। फिर जब भ्रूण बनेगा तो उसको सामान्य स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं, और गर्भकाल पूर्ण होने पर शिशु का जन्म होता है। तो इसी को पात्र निषेचन कहा करते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का ये होता है, एक होता है जिफ्ट, ZIFT, अभी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो जिफ्ट में क्या होता है, जरा देख दीजिए, इसमें 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर का मतलब क्या होता है, 32 कोष की, 8 को एक ब्लास्टोमियर में 4 कोशिकाएं होती हैं, 8 ब्लास्टोमियर में 32 कोष की भ्रूण जो होता है, उसी को स्त्री की फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा कि पात्र निषेचन कराया गया, और पात्र निषेचन कराने के बाद जो 8 ब्लास्टोमियर होता है, 8 कोष की भ्रूण जो होता है, 8 ब्लास्टोमियर का मतलब 32 कोष के जो भ्रूण होता है, उसको उठा के कहाँ रखा जाता है, माता के गर्भाशय में ट्रांसफर कराया जाता है। देखो इस टाइप से पात्र निषेचन होता है। एक बार इसको समझिएगा क्या होता है, चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा दिखाते हैं। देखो इस टाइप से
ऐसे पात्र निषेचन कराया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा कि सबसे पहले जब ओवाम बनेगा तो उसको सीरीज के माध्यम से ऐसे ओवाम को निकाल लेंगे, यहाँ से स्पर्म को निकालेंगे और स्पर्म को निकालने के बाद फिर इन दोनों को एक परख नली में रख दिया जाता है। अब पहले स्टेप में तो क्या करना है, पहले ओवरेशन कराया जाएगा, हाइड्रेशन यानी क्या किया जाएगा, दवाई वगैरह दी जाएगी, पहले क्या कराया जाएगा उसमें नहीं निकल पा रहा है, चलो तब भी दिख रहा होगा, अभी स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले स्टेप में ओवेरियन, अभी इसके जो पीरियड्स जो होते हैं, पीरियड्स के टेबलेट्स आते हैं कि पीरियड्स करवाना हो तब पीरियड्स करवा दिया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से क्या किया जाता है, टेबलेट खिलाए जाते हैं, पीरियड्स होता है, पीरियड्स होने पर क्या बनेगा, ओवाम बनेगा, और जब ओवाम बनेगा तो ओवाम को ये लोग क्या करते हैं, ओवाम बनेगा, ये लोग क्या करते हैं, ओवाम को वहां से निकाल लेते हैं, सीरीज के माध्यम से ओवाम निकालेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर पहले ओवाम निकालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्पर्म लेंगे एक परख नली में और दोनों को मिला के किसमें रख देंगे, एक दूसरे बड़ी सी परख नली में ओवाम और स्पर्म दोनों को डाल देंगे। अब ये दोनों आपस में क्रॉस करेगा, जो प्रभावी होगा वही शुक्राणु इसके अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद निषेचन क्रिया शुरू हो जाएगी। निषेचन क्रिया होगी जब ऑस्टोब्लास्टोमियर यानी 32 कोष के भ्रूण बनेगा तो उसको सीरीज के माध्यम से उठाएंगे और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को बोला करते हैं जिफ्ट बोला करते हैं, अंतःगर्भाशयी फैलोपियन ट्रांसफर बोला करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये 32 कोष की हो गया हमारा, 8 ब्लास्टोमियर का मतलब 32 कोष की हो गया। देखना जरा कि 8 ब्लास्टोमियर यानी 32 कोष की अवस्था वाला भ्रूण स्त्री फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करा देते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर होता है अंतःगर्भाशयी, जो क्या होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस द्वारा, अंतःगर्भाशयी यंत्र द्वारा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक यानी 32 कोष की जो भ्रूण होता है उससे भी ज्यादा 64 कोष की, 128 कोष की, इतने बड़े भ्रूण को अब उसको अगर आप फैलोपियन ट्यूब में डाल दोगे तो 64 कोष का है, तो 32 कोष की चलो फैलोपियन ट्यूब ने बर्दाश्त कर लिया तो 32 कोष की चल गया, लेकिन जब 64 कोष का है वो 32 से ज्यादा हो तो ऐसी अवस्था में भ्रूण बड़ा बन जाता है। बड़ा भ्रूण बनेगा अगर आप उसको फैलोपियन ट्यूब में रखोगे तो जैसे स्त्री खड़ी होगी या कुछ ऐसे क्रियाएं करेगी, दैनिक क्रियाएं करेगी तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी अवस्था में उसको डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और इसी को बोला करते हैं हम आईयूडी बोला करते हैं, ठीक है, आईयूडी, ठीक है। तो अब याद रखिएगा जिफ्ट होता है, आईयूडी होता है, दो प्रकार का होता है। इसमें 32 कोष की होता है यानी 8 ब्लास्टोमियर, लेकिन इसमें 8 ब्लास्टोमियर से भी ज्यादा कोशिकाएं जब बन जाती हैं तो उसको डायरेक्ट गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अगला उससे परख नली में होता क्या है, परख नली शिशु की सफलता की दर 20 से 40% होती है। बहुत सारे लोग करवाते हैं, सब में नहीं सफल होता है, 20 से 40% लोगों में ही सफल होता है। यह दंपति की उम्र और जनन क्षमता पर भी निर्भर करता है, 30 है, 35 है, 40 है, कितनी उम्र है उस प्रकार से जितना पावरफुल शुक्राणु होगा उतना जल्दी निषेचन होगा, ठीक है। दूसरा नंबर तो ये होता है हमारा टेस्ट बेबी ट्यूब। दूसरी हेडिंग आती है कृत्रिम गर्भाधान, इसी को आईवीएफ कहते हैं, ये भी आईवीएफ के माध्यम से होता है, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान कैसे कराया जाता है देखिए, दूसरा नंबर कृत्रिम गर्भाधान होता है। अच्छा, कृत्रिम गर्भाधान में क्या किया जाएगा, ये आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह जो उनमें गर्भाधान कराया जाता है तो उनको क्या किया जाता है, डॉक्टर लोग एक बॉक्स वगैरह लिए घूमे रहते हैं, वो बहुत ठंडा होता है, ठंडक उत्पन्न करता है, उसमें बर्फ वगैरह लगी रहती है और उसमें स्पर्म भरा रहता है। वो क्या करेंगे, कहते हैं नहीं नस्ली ऐसा करो, अमेरिकन गाय, गाय आपकी देसी है, और कहा नहीं ऐसा इसको भरो कि अमेरिकन बच्चा पैदा हो, अमेरिकन गाय का। तो वो क्या करते हैं, उसमें स्पर्म निकालते हैं, स्पर्म निकालेंगे गाय के जो है गर्भाशय में उसको प्रत्यारोपित करते हैं। जब गाय गर्भ धारण करती है तो जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको दोगली गाय बोला जाता है। तो गाय वो अलग प्रकार का, उसके अंदर एक क्वालिटी होगी, दूध देने की अच्छी क्षमता होगी, बढ़िया सुंदर होगा दिखने में, तो इसी क्या कहते हैं, इसी को हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। हालांकि इसका उपयोग पुरुषों पर भी किया जाता है। ऐसे पुरुष जिनमें शुक्राणु की है कमी, अब शुक्राणु की कमी है तो फिर क्या किया जाए, ऐसी अवस्था में या तो उनके वीर्य को इकट्ठा करके माता के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, इसी को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। उनके वीर्य को बहुत सारा वीर्य इकट्ठा कर लिया और जब उसको ठंडक में खराब होगा नहीं और फिर उसको डायरेक्ट एक साथ, अभी हमने वो नहीं बताया था टेस्ट बेबी ट्यूब, वहीं पे बस स्पर्श शुक्राणु नलिका में एकदम ट्रांसफर करते हैं और एक साथ जब इतने सारे शुक्राणु पहुंचे कोई न कोई तो प्रभावी हो ही जाएगा और गर्भधारण हो जाएगा। इसी को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। जानवरों में आजकल ज़्यादा प्रभावी है। दूसरी बात सरोगेट माता होती है। अच्छा, सरोगेट माता में क्या होता है कि कभी कभी आपने नाम सुना होगा कि उनके 10 बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए, लेकिन सारे मर गए। कुछ तो पैदा होने से पहले कोई 5 साल 5 महीने में मर जाता है, कोई 6 महीने में मर जाता है, कोई 4 महीने में गर्भ में ही मर जाता है।
कुछ माताओं को गर्भाशय कैसा होता है कि उनका शरीर तो सही है, वो निषेचन करती हैं, गर्भ धारण करती हैं, भ्रूण बनता है, लेकिन भ्रूण बनने के बाद वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अलावा एक्स्ट्रा टाइम नहीं झेल पाता है, और ऐसी अवस्था में गर्भाशय गिर जाता है, गर्भ धारण क्षमता उनकी खत्म हो जाती है और भ्रूण की मृत्यु हो जाती है गर्भाशय में, जिससे उसको वो गर्भधारण, वो गर्भाशय उनका जो प्रोसेस होता है वो गिर जाता है, बच्चा गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है कि वो गर्भ धारण करती हैं, उन्हीं से क्या कराया जाएगा, उनका ओवाम, उनको ओवाम लिया जाएगा और ओवाम स्पर्म दोनों लिए जाएंगे, और स्पर्म लेने के बाद में उनको परगनली में गर्भ धारण करवाया जाएगा, निषेचन करवाया जाएगा, और निषेचन के बाद जैसे उनके कोई रिलेटिव्स कोई है या कोई ऐसी महिला है जो उनके बच्चे को पाल सकती है, उसके सीधे डायरेक्ट गर्भाशय में उसको ट्रांसफर करा दिया जाता है। अब बच्चा तो इन्हीं का था, क्योंकि स्पर्म इन्हीं का था, ओवम इन्हीं का था, दंपति का, लेकिन उसको ट्रांसफर किसी एक दूसरी महिला में करवा दिया गया। अब वो 9 महीने तक उस बच्चे का पालन करती है, और पालन करने के बाद उसको 9 महीने बाद जन्म देती है। इसको वो, अब उस माँ को, जिसने इनके बच्चे को पाला है, उसको धात्रेय माता कहते हैं, इसी को सरोगेट माता कहा जाता है। जब माँ का शरीर भ्रूण तो बनता है परंतु गर्भ परिवर्तन नहीं हो पाता है, इस स्थिति में माता के गर्भाशय से भ्रूण को निकाल लिया जाता है, निषेचन होगा तुरंत भ्रूण को निकाल लेंगे और दूसरी स्त्री के गर्भाशय में उसको आरोपित कर देंगे, जो जन्म के तक भ्रूण का परिवर्तन करती है, और इस प्रकार धात्रेय माँ को ही हम सरोगेट माता कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल सी कहानी थी, बेहतर मैंने समझाने का प्रयास भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बंधकरण क्या होता है, नसबंदी क्या होती है, महिला नसबंदी क्या होती है, पुरुष नसबंदी। हालांकि इससे पहले भी जो चैप्टर था उसमें भी हमने आपको ये चीज़ सिखाई हुई थी। ठीक है, तो बंधकरण में क्या होता है कि पुरुष या स्त्री की, देखो अभी मैं बता रहा हूँ नसबंदी, आपको टोटल विच्छेद के माध्यम से समझाता हूँ क्या होती है नसबंदी। आप जब भी रिवीजन करना हो, बस हमारे वीडियो खाली आप देखते रहिएगा, आप बिल्कुल बेहतर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो नसबंदी क्या होती है, मैं आपको देखो टोटल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे नसबंदी किसे कहते हैं। चित्र हालांकि हमारे पास पीडीएफ में भी है, बहुत सारे चित्र यहाँ पे आपको बेहतर समझ में आएगा कि आप क्या देखते हैं। देखो नसबंदी किसे कहा जाता है कि स्त्री जो होती है, अब ध्यान दीजिएगा एक बार, जो नसबंदी किसे कहते हैं, नसबंदी का मतलब होता है नस को बांधना। अब जैसे स्त्री होती है तो स्त्री में ये फैलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे अंडाशय हो गया, ओवेरी हो गया, यहाँ पे बनेगा अंडाणु, ओवाम बनेंगे, और ओवाम कहाँ ट्रांसफर होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब से आके गर्भाशय में आएगा। जब निषेचन होगा तो यहाँ से बहुत सारे शुक्राणु प्रवेश करेंगे और यहाँ मिलेंगे, निषेचन क्रिया होगी, भ्रूण बनेगा, गर्भधारण हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को क्या किया जाता है, जब नसबंदी करनी होती है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा हल्का सा ऑपरेशन करेंगे और शल्य चिकित्सा द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पे इस फैलोपियन ट्यूब को बांध देंगे, यहाँ पे इसको काटने के बाद इसको पहले काटेंगे और काट के दोनों को अलग अलग बांध देते हैं। जैसे ये रहा, अब यहाँ पे दो देख रहे होंगे, ये इधर काट के इधर मुड़ा के बांध दिया, इसको काटा इधर मुड़ा के बांध दिया। ठीक है, तो उनको काट के बांध देते हैं। काट के बांधने पर क्या होगा, अब यहाँ पे ओवाम तो बनेगा, लेकिन वो आने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर जो है यहीं पे रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, यही नष्ट हो जाएगा। इधर स्पर्म जाएगा, निषेचन के दौरान निषेचन भी होगा, इधर स्पर्म भी जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ आगे मार्ग बंद हो गया, अब वो शुक्राणु से समेकन नहीं कर पाएगा, अर्थात गर्भधारण नहीं होगा। तो स्त्री में क्या किया जाए, ठीक ऐसे पुरुष में होता है। अब महिला में नसबंदी हो गया तो महिला में अंडाणु नहीं आ पाएगा, ऐसे पुरुष में क्या होता है, वृषण है, 2 वृषण होते हैं और टेस्टिल्स, और ये टेस्टिल्स क्या करते हैं, टेस्टिस क्या करते हैं, ये यहाँ से इसके ऊपर ये ग्रंथि ऐसी दिख रही है, मोटी मोटी अधिवृक्क ग्रंथि होती है। ठीक है, एड्रिनल कार्डेक्स होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये वृषण शुक्राणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु का निर्माण होने के बाद ये 2 शुक्र नलिकाएं जाती हैं यहाँ से, ये मूत्र नलिकाएं हैं, ये वाली नली जो है ये मूत्र नलिकाएं हैं और ये वाली शुक्र नलिकाएं हैं। 2 शुक्र नलिकाएं ये ऊपर जाती हैं और ऊपर जाने पर क्या करती है, जैसे शुक्राणु का निर्माण होगा ये निषेचन करेगा, मैथुन करेगा, तो मैथुन के समय एकदम ये क्या करेंगे, उस शुक्राणु को यहाँ ले जाके और यहाँ मूत्राशय में ट्रांसफर करेंगी और फिर वो नली के माध्यम से जो है बाहर माँ के गर्भाशय में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इसमें।
क्या करेंगे कि यहाँ शुक्राणु बनेगा, नली के माध्यम शुक्र नलिका के माध्यम से यहाँ मूत्राशय में जाएगा, ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर मूत्राशय बोला जाता है, और यहाँ से नली लगी हुई, ये देखो नली जा रही है, ये दो नली जा रही है, ये सीधे मूत्र मार्ग में इसको ट्रांसफर करा देगी और निषेचन के समय ये बाहर निकल जाएगा, माँ के गर्भाशय में चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर करेगा और निषेचन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इस नस को काटेंगे, ये नस आपको दिख रही होगी, यहाँ पे दो दिखेगी साफ स्पष्ट नस, ये दो दिख रही है, ये यहाँ से इस नस ऐसी बैस नलिका को, जो शुक्र नलिका होती है, बेस कंडक्ट होती है, इसको डॉक्टर काटेंगे, मोड़ के बांध देंगे इसको। अब ये बेस नलिका है तो इसको बेसेक्टोमी बोलेंगे, ये ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसलिए महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, पुरुष नसबंदी को बेसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही बहुत ही प्रभावी होती हैं। कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काटेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे बांध दिया, अब एक किसी कारण बस ये खुल गया या ढीला हो गया तो इससे क्या होगा, शुक्राणु बाहर निकल जाएगा, तो सीधे गर्भधारण हो जाता है, अंडाणु बाहर निकल आएगा, गर्भधारण हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में कभी कभी नसबंदी के बाद भी बच्चे का जन्म होता है। ऐसे बहुत सारे आपने ऑप्शन देखे होंगे। अब देखिए हम आते हैं क्या होता है नसबंदी। इस विधि में जनन वाहिनी को किसी स्थान से काटते हैं। इस विधि में क्या होगा, जनन वाहिनी को किसी स्थान से काटकर क्या होता है, ये स्थान लिखा हुआ है, स्थान किसी स्थान पर काटकर बांध देते हैं या बांधकर युग्मन निर्माण को रोक दिया जाता है, जिससे जनन क्षमता स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती है। अब उनमें जनन क्षमता नहीं होगी, जनन क्षमता स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाएगी। और ये विधि दो प्रकार की होती है, नंबर एक महिला नसबंदी, नंबर दो पुरुष में। महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी, उसको बेसेक्टोमी, क्योंकि उसमें बेस नलिका काटी जाती है, इसमें ट्यूब नलिका काटी। ठीक है, तो यह पूर्ण और स्थायी विधि होती है। इसमें स्त्री के अंड वाहिनी को फैलोपियन ट्यूब बोल देना, ठीक है, काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंड वाहिका से बाहर नहीं निकल पाता और निषेचन क्रिया नहीं होती है। यह कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जाता है, क्योंकि इसमें उदर का ऑपरेशन करना पड़ता है। जो पेट का ऑपरेशन करना है, कभी कभी बड़े ऑपरेशन से बच्चे का जन्म होता है, तो उसी वक्त वो लोग कह देते भैया इसको काट के बांध देना, तो फिर एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। पता चला स्पेशल आप अगर वहां गए फिर आपका ऑपरेशन होगा, तो इसी अवस्था में डबल कार्य करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको जन्म के समय ही काट के बांध दिया जाता है। पुरुष नसबंदी में क्या होता है, यह भी महिला नसबंदी के समान होता है। इसमें पुरुष के शुक्र वाहिनी को काटकर शुक्राणु को बेस नलिका को बांधा जाता है, और यह ऑपरेशन अत्यंत सरल होता है। इसमें छोटा सा, भाई अब आप सब लगाइएगा, ये ऑपरेशन कठिन पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्त्री में मांस बहुत सारा होता है, लेकिन पुरुष में मांस कम होता है। अब इसकी बात करो, ब्लैडर की बात करो। अब यहाँ पे क्या है, एक बार इसको देखिएगा, यहाँ पे स्त्री, इसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारा मांस होगा इसके ऊपर, और उतना मांस काटा जाएगा। लेकिन पुरुष में क्या होता है, वृषण अलग से लगे रहते हैं। पुरुष में क्या होता है, ये वृषण अलग से लगे रहते हैं, शरीर से बाहर होते हैं, तो वो यही वृषण पे ही कहीं पर छोटा सा स्थान काटते हैं, खाल का, त्वचा का, स्किन का, और काट रहे हैं यहीं पे बांध देते, तो ये छोटा सा ऑपरेशन होता है और वो बड़ा ऑपरेशन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, हालांकि इनमें जो है उनकी मैथुन की प्रक्रिया, उनका ऐसा नहीं होता कि वो मैथुन सेक्स ना कर सके, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोसेस जारी रहता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, दूसरी बात, तो देखिए जरा क्या होता है, इसमें यह ऑपरेशन अत्यंत सरल होता है तथा कभी भी कराया जा सकता है। इसमें पुरुष संभोग क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं उसकी संभोग क्षमता कम हो जाती होगी, खत्म हो जाती है, क्योंकि शुक्राणु जब निकलेगा नहीं तो संभोग का अर्थ क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसकी संभोग क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पुरुष नसबंदी हो गया, वो महिला नसबंदी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा MTP है, चिकित्सीय गर्भ समापन होता है, इसे क्या कहते हैं, बेहतर पॉइंट है, इसको हम बेहतर आपको समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब पुरुष नसबंदी होती है तो पुरुष नसबंदी में कभी भी यौन इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी ये बताते हैं कि नहीं सेक्स करने में क्षमता खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पुरुष नसबंदी में क्या होता है, संभोग पर का असर नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें केवल शुक्राणु वाहिका जो होती है, नली जो होती है, उसी को काट के बांधा जाता है, तो वो शुक्राणु को साथ निकलने वाले वीर्य को जो है वो क्या करती है, शुक्राणु को निकलने से रोकती है, और जबकि वीर्य निकलता है। वीर्य का मतलब ये होता है, अभी आपको पता है कि जैसे जब निषेचन होता है तो निषेचन के समय बहुत सारा वीर्य जो होता है लिंग से बाहर आता है, लेकिन उस वीर्य में आप बोलेगा तो शुक्राणु कुछ मात्रा में होते हैं, शुक्राणु केवल कुछ मात्रा में होते हैं, कुछ मात्रा और प्लस तरल, तरल पदार्थ, इसी को आप वीर्य कहते हैं, वीर्य, इतनी चीजें होती हैं। तो ये खाली शुक्राणु को रोक लेगा, लेकिन तरल पदार्थ तो निकलेगा, और जो तरल पदार्थ स्रावित होगा तो उतना ही उसको आनंद भी आएगा, उतना ही कार्य होगा, लेकिन केवल शुक्राणु की मात्रा रुक जाएगी। तो इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात इन्होंने बताई हुई है कि शुक्र नलिका को बांध दिया जाता है, शुक्राणु वीर्य में नहीं आ पाते, लेकिन वीर्य के रंग, मात्रा, स्थिरता इनको प्रभावित नहीं करते हैं।
ठीक है। शुक्राणु वीर्य का छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, उनके अनुपस्थित वीर्य में कोई खास बदलाव नहीं होता है, बराबर उतना ही वीर्य भी निकलेगा, उतना ही आपको आनंद भी आएगा, इससे कोई विशेष बदलाव नहीं होता, केवल शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, ये बेहतर होता है, इसको आप समझ सकते हैं आराम से, इसीलिए मैंने बताया हुआ ताकि आप दूसरे को राय भी दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा के कमी के अभाव में ऐसे कार्य नहीं करते। तो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में आपको अन्य क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। आज ये लास्ट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं 2 मिनट। चिकित्सीय सगर्भता, एमटीपी क्या, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि कभी बलात्कार है, अनैच्छिक गर्भधारण है, तो ऐसी क्रियाओं में क्या किया जाता है, गर्भ को समाप्त करा दिया जाता है। इसी को चिकित्सीय सगर्भता कहते हैं। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ को समापन कराने को चिकित्सीय गर्भ सगर्भता कहते हैं। या अनचाही सगर्भता से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। लापरवाही से अगर असुरक्षित यौन संपर्क हो गया, मैथुन के समय कंडोम्स वगैरह है, गर्भ निरोधक कोई अगर वो असफल हो गया, तो ऐसी अवस्था में, या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण जो गर्भ धारण हो जाता है, उसी को सगर्भता किया जाता है। कभी कभी यह चिकित्सा कारणों से भी आवश्यक हो जाता है। कभी कभी कोई औरत बीमार है, पता चला 2 ऑपरेशन से बच्चा हो गया, अब तीसरा होना मुश्किल है, तो ऐसी अवस्था में भी चिकित्सीय गर्भ समापन करा दिया जाता है। जहाँ सगर्भता माँ या भ्रूण दोनों के लिए घातक हो सकती है, तो ऐसी अवस्था में भी एमटीपी कराया जाता है। इसके लिए क्या होता है, शल्य चिकित्सा का इस्तेमाल किया जाता है। गर्भपात को वैध बनाने के लिए भारतीय संसद ने गर्भ चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 में इसे इजाजत दी थी कि कराया जा सकता है, इसको वैध बनाया गया था। कानून के मुताबिक गर्भ समापन सेवाएं सिर्फ सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही ली जा सकती है, एक्स्ट्रा कोई भी हॉस्पिटल ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए जो है जय हिंद।